जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो से हम एसपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, उसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल या फिर मिडाइवल एंड एंशिएंट कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बाद हम पॉलिटी और ज्योग्राफी भी देखेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजी से चलेंगे। क्रोनोलॉजी से चलेंगे। क्रोनोलॉजी मतलब हम टाइमलाइन से चलेंगे कि पहले जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ये मानते हैं हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के एडवेंट से। उसके बाद हम चलते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल की डिक्लाइन से। उसके बाद हम जाएंगे एंग्लो मैसूर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, कार्नेटिक वॉर्स, ये जो भी थे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एक टाइमलाइन से आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरू करेंगे एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन का सिलेबस। और यहाँ पे हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर। और हम इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रखेंगे और वहाँ से हम थ्योरी भी कवर करते चलेंगे। यहाँ से हम थ्योरी भी कवर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से चलेंगे। सो वेयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। तो इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी। वेयर वॉज ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई थी सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, सूरत में। और ये कब करी गई थी, 1613 ईस्वी में। 1613 एडी में आपकी जो पहली फैक्ट्री है सूरत में इस्टेब्लिश करी गई थी। और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे मुगल एम्परर थे, मुगल सम्राट थे, उनकी अनुमति दी गई थी, उनकी परमिशन ली गई थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या सीरीज ऑफ इवेंट हैं कि इसमें पहले कैप्टन हॉकिंग्स आए। कैप्टन हॉकिंग्स ये कब आए, ये आए 1600 अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आई है। जहांगीर के दरबार में पहुँचे। तो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेनी थी, लेकिन यहाँ पे जो पहले से ही थे यहाँ पे पुर्तगीज़ जो कि ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी यहाँ पे। तो पुर्तगीज़ ने क्या किया, अपोज करा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो कैप्टन हॉकिंग्स थे वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने की या फैक्ट्री खोलने की जो परमिशन है वो नहीं ले पाए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट क्या है, इसके बाद हम आगे चले तो 1611 में इन्होंने जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। कहाँ पे, मछलीपट्टनम में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1612 में किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था कैप्टन थॉमस बेस्ट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया। इन्होंने पुर्तगीज़ को डिफीट कर दिया। और कहाँ पे किया, ये सूरत में करा। और इससे क्या है, जो जहांगीर थे, इससे मुगल एम्परर जहांगीर जो थे वो इम्प्रेस होके, जहांगीर इससे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अंडर कैप्टन थॉमस बेस्ट, इन्होंने जो पुर्तगीज़ को हराया। तो इसको देख के जो जहांगीर थे वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने फैक्ट्री खोलने की जो परमिशन है वो उनको दे दी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। और ये 1613 में फैक्ट्री को सूरत में स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा सीरीज ऑफ इवेंट रहे कि पहले कैप्टन हॉकिंग्स आए थे, उसके बाद 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट के अंडर ये पुर्तगाली को इन्होंने हरा दिया था सूरत में। उसके बाद जहांगीर इससे इम्प्रेस होके इन्होंने फैक्ट्री खोलने की जो परमिशन है वो दे दी। और फैक्ट्री किसके अंडर इस्टेब्लिश हुई थी, तो फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर
थॉमस एल्डवर्थ के अंडर कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी, स्थापित करी गई थी। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखें। तो क्वेश्चन क्या था कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी सूरत में 1613 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश करी? तो डच ने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी मछलीपट्टनम में। उसको हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। और ये फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश करी गई थी? ये करी गई थी 1605 में। तो 1605 में डच ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी पहली, और ये कहाँ पे करी? मछलीपट्टनम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो प्रारंभ में जब उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर इशू करा था तब उसका नाम क्या था? तब इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नाम तब था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो इसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। यहाँ पे क्या था? उस समय की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को क्या करा? उन्होंने चार्टर इशू करा, इशूड चार्टर। और यहाँ पे जो कंपनी थी, कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। इसको क्या मिला? ट्रेडिंग का अधिकार मिल गया कि जाओ जाके वहाँ पे व्यापार करो। ट्रेडिंग का अधिकार मिला, वहाँ पे ट्रेडिंग का अधिकार इनको मिल गया कि जाओ जाकर व्यापार करो। और इससे हमारी जो है ये जो ट्रेडिंग कंपनी है यहाँ जो है इंडिया में आ गई। तो उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जेम्स वंस एम्बेसडर हु विजिटेड जहांगीर कोर्ट इन 1615। तो जो जेम्स वन का एम्बेसडर था, राजदूत था, वो जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। तो उसका नाम क्या था राजदूत का? तो राजदूत का नाम था, जेम्स वन के राजदूत का नाम था सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो जो है वो जेम्स वन के राजदूत हैं, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। और इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने काम करा था कि आगरा, अहमदाबाद और बरोच में इनको जो है इन्होंने जो है फैक्ट्री खोलने की परमिशन जो है वो ले ली थी। तो इन्होंने यहाँ पे 3 जगह में फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले ली थी। तो ये सर थॉमस रो किसके राजदूत थे? ये थे जेम्स वन के राजदूत थे। और ये कब आए थे जहांगीर की कोर्ट में? 1615 में। तो आप ये बातें याद रखिए कि सर थॉमस रो जो है वो जेम्स वन के एम्बेसडर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो फ्रेंच ने या फ्रांस ने, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? तो फ्रांस ने सबसे पहला कारखाना या फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो ये है सूरत में। तो फ्रांस ने सूरत में सबसे पहले जो है वो पहली फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करी सूरत में। और ये कब करी थी? ये करी थी 1667 में। किसके नेतृत्व में? ये है फ्रैंकोइस कैरोन। इनके नेतृत्व में उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री जो है वो 1667 में या 1667 में स्थापित करी। तो इसको आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से भारत का पहला पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? तो भारत का पहला पुर्तगाली वाइसरॉय
पुर्तगाल का वॉइसरॉय, भारत का पहला पुर्तगाल का वॉइसरॉय कौन था? तो ये था फ्रैंसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये जो था पुर्तगाल, भारत में पुर्तगाल का पहला वॉइसरॉय था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? इसका कार्यकाल है 1505 से 1509। 1505 से 1509 जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कार्यकाल है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, वो किसने नियुक्त किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसको नियुक्त किया था या अपॉइंट किया था पुर्तगाल के किंग, पुर्तगाल के राजा कौन थे उस टाइम? राजा किंग मैनुअल वन। तो किंग मैनुअल वन तो जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने इसको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपॉइंट करा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ये अल्मेडा की बात करते हैं हम, इन्होंने क्या करा था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कारताज सिस्टम। तो इसको हम कारताज सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो है वो नेवी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल बनाना। ब्लू वाटर पॉलिसी का यही मतलब है कि जो इंडियन ओशन है उसमें आप अपनी नेवी का कंट्रोल रखना। और जो अल्मेडा थे वो कौन से? पहले अल्मेडा वॉज फर्स्ट पोर्तुगीज टू अराइव इन बॉम्बे, जो कि बॉम्बे में पहुंचे थे। फर्स्ट पोर्टुगीज टू अराइव इन बॉम्बे बाय शिप। और ये कब पहुंचे थे? इन 1509। तो ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो पहले पोर्तुगीज थे, वाइसरॉय थे, वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसको किसने अपॉइंट किया था? किंग मैनुअल वन को। इनकी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिसका मतलब है कि इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल रखना, इंडियन ओशन को कंट्रोल करना। और ये पहले पोर्तुगीज थे जो कि बॉम्बे में शिप से पहुंचे थे, जो कि 1509 में पहुंचे थे। तो ये है फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर्स ड्यू टू पोर्तुगीज। तो मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? कि जो दमन एंड दीव है वो किसने पुर्तगालियों को सरेंडर कर दिया था? तो ये थे बहादुर शाह गुजरात के रूलर बहादुर शाह। इन्होंने दीव जो है वो पुर्तगालियों को दे दिया था। तो बहादुर शाह, इनका कार्यकाल है 1527 से 1525 से लेके 1537 तक इनका कार्यकाल है। ये कहाँ के रूलर हैं? ये गुजरात के रूलर हैं। ये गुजरात के रूलर थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1534 को क्या हुई? साइन करी गई ट्रीटी ऑफ बसई की ट्रीटी करी गई थी पोर्तुगीज़ के साथ, जिसमें विथ पोर्तुगीज़ के साथ करी गई थी, जिसमें क्या करा गया कि जो दीव है वो पोर्तुगीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जो दमन बचा, दमन वो पोर्तुगीज़ ने 1559 में कब्जा कर लिया। दमन में पोर्तुगीज़ ने 1559 में कब्जा कर लिया। और दीव जो है वो 1534 को ट्रीटी ऑफ बसई के तहत पोर्तुगीज़ को दे दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मराठास इन दक्कन वॉज। तो दक्कन में 25% का लैंड रेवेन्यू जो था उसको क्या कहा जाता था? दक्कन में मराठाओं द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% था। तो 25%
लैंड रेवेन्यू इसको क्या बोलते थे, जो कि मराठा द्वारा कलेक्ट करा जाता था, इसको हम बोलते थे चौथ। तो इसका नाम था चौथ। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 25% का क्या मतलब है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4। 25% का मतलब 1/4, और 4 किससे एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, जो कि है चौथ से। 4 मतलब चौथ, 4 मतलब चौथ। तो 25% जो लैंड रेवेन्यू था इसको हम क्या बोलते थे, चौथ। बोलने का मतलब चौथा हिस्सा, चौथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो पुरंदर की संधि के अनुसार हाउ मैनी फोर्ट्स वर सरेंडर्ड बाई शिवाजी टू मुगल्स, शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के या पुरंदर की संधि के मुताबिक जो शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दे दिए, तो ये दिए 23। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के मुताबिक उन्होंने 35 में से 23 किले जो हैं वो मुगलों को दे दिए। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई 1665 में। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, और ये किसके बीच हुई, ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई। जयसिंह एंड शिवाजी के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किले, 35 में से 23 किले जो है वो मुगलों को दे दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मेन रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वर, तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के या मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन हो गया, उसके मुख्य कारण क्या थे। तो उसका मुख्य कारण ये था कि उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी थे, वो अयोग्य थे, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स। जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, इसलिए जो मुगल एम्पायर का जो है, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ पे जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद इसके बाद जो शासक आए वो बहुत कमज़ोर थे और बहुत अयोग्य थे या अक्षम थे साम्राज्य को चलाने के लिए। इसलिए जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल शासन है, साम्राज्य है, उसका जो है वो पतन हो गया। यहाँ पे क्या थे, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर। यहाँ पे जो था कि मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस और इकोनॉमिक बैंकरप्सी, तो जो आर्थिक दिवालिया था वो भी, मतलब जो आर्थिक जो है स्थिति मुगल की ठीक नहीं थी, ना ही उनकी मिलिट्री की स्थिति ठीक थी। लेकिन जो जहाँ पे शासक ही अयोग्य होगा वहाँ पे जो साम्राज्य है वो कैसे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो पतन का मुख्य कारण देखा जाता है वो है अयोग्य अधिकारी, उत्तराधिकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट का, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापक था। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद का फाउंडर कौन था, ये था चिंगलिज खां। चिंगलिज खां। तो चिंगलिज खां जो है वो फाउंडर था हैदराबाद स्टेट का, और इसे किस नाम से भी कहते हैं हम, इसे किस नाम से जाना जाता है चिंगलिज खां को, निज़ाम उल मुल्क, निज़ामुल मुल्क असफ जा, निज़ामुल मुल्क असफ जा के नाम से भी जाना जाता है। और जब 1724 में, जो मैंने बताया कि जो मुग़ल एम्पायर जो है वो उसका डिक्लाइन होने लगा, तो मुग़ल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होने लगा, उसके उत्तराधिकारी जो थे वो सक्षम नहीं थे, तो ये कमज़ोर होने लगा। तो मुग़ल एम्पायर जब कमज़ोर हुआ तो जो चिंगलिज खां थे उन्होंने अपनी जो है वो
हैदराबाद की इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो घोषित कर दी। तो चिंग्लिश का उनको हम बोलते हैं निज़ामुल मुल्क असफ जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर वेस्टोट द टाइटल ऑफ राजा ऑन राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। तो जो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किस बादशाह ने दी, तो ये थे अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजा था। लंदन जो अकबर द्वितीय हैं उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजा था। और अकबर द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है? इनका कार्यकाल है 1806 से 1837। तो इन्होंने अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय मतलब उनको राजा की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु बेनिफिटेड फ्रॉम रॉयल डेक्री इशूड बाय फारुखशियार। तो फारुखशियार के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई। तो जो फारुखशियार का फरमान था उससे किसको बेनिफिट हुआ, उससे किसको सहूलियत हुई, तो ये हुई इंग्लिश को ट्रेड करने में। इंग्लिश ट्रेडेड बंगाल। तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। तो बंगाल में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने में फारुखशियार फरमान का हाथ था। तो फारुखशियार फरमान से किसको लाभ मिला, किसको प्रॉफिट मिला, ये मिला इंग्लिश को व्यापार करने में बंगाल में। तो फारुखशियार फरमान से इंग्लिश ने बंगाल में जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई। तो यहाँ पे क्या है 1717 में 1717 में क्या हुआ कि इंग्लिश किसके नेतृत्व में, इंग्लिश हेडेड बाय कौन थे, जोहन सुरमान के नेतृत्व में क्या हुआ, मुगल सम्राट जो थे, मुगल एम्परर फारुखशियार उन्होंने 3 फरमान जारी किए जिससे इंग्लिश को ट्रेड करने की अनुमति दी गई। और इंग्लिश कहाँ पे ट्रेड करेगी, बंगाल, गुजरात। ये 3 फरमान कौन कौन थे, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। तो इन 3 जगह में ये ट्रेड करेंगे। और ट्रेड भी कैसे होगा, ये सालाना एनुअल पेमेंट देंगे। ये सालाना क्या रकम देंगे, सालाना इंस्टॉलमेंट क्या देंगे या एनुअल पेमेंट क्या देंगे, एनुअल पेमेंट देंगे 3000 की एनुअल पेमेंट देंगे। और उसके बाद इन पे कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सीमा शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क है कस्टम ड्यूटीज़। तो इसके बाद इनको कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। तो इसके लिए क्या करा गया कि दस्तक इशू करा गया। इसके लिए दस्तक का प्रयोग किया गया। दस्तक का मतलब है पास, जैसे बस पास होता है आपका, वैसे ही पास इशू करे गए, दस्तक इशू करा गया कि ये कंपनी का सामान है और इसको इन्होंने जो है वो 3000 जो है वो सालाना शुल्क दे दिया है। तो इन पे कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। तो इस फारुखशियार फरमान को, तो ये जो है वो फारुखशियार फरमान है। इसमें क्या है 1717 को 3 फरमान मिले थे जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। और ये सालाना क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे 3000 रुपये की, जिसमें इनको जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। और इसके लिए दस्तक जो है वो इशू करा गया था। और जो फारुखशियार फरमान है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। तो ये फारुखशियार फरमान जो है वो क्या है, मैग्ना कार्टा कंपनी का। तो मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी क्या है, फारुखशियार फरमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला इन्वेजन हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था, तो उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद शाह। और ये आक्रमण कब हुआ? 1748 में। 1748 में ये आक्रमण हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ सेंट थॉम 1746 वॉज फॉट बिटवीन। तो सेंट थॉम की लड़ाई 1746 में किसके बीच लड़ी गई? तो 1746 में सेंट थॉम की लड़ाई ये लड़ी गई ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन खान के बीच में। ड्यूप्ले एंड अनवरुद्दीन खान कब लड़ी गई? 1746 में। अनवरुद्दीन खान तो कौन था? अनवरुद्दीन खान कौन था? ये था नवाब ऑफ आरकोट या कार्नेटिक का नवाब। आरकोट को हम कार्नेटिक भी बोलते हैं, कार्नेटिक का नवाब। ये कौन था? अनवरुद्दीन। और इसको बैटल ऑफ अड़ियार भी बोलते हैं। जो ये बैटल ऑफ सेंट थॉम है इसको हम बैटल ऑफ अड़ियार भी बोलते हैं। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम ये किसके बीच में हुई? ड्यूप्ले एंड अनवरुद्दीन खान। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल 1748 जो कि 1748 में साइन की गई एंडेड विच कार्नेटिक वॉर। तो ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल या एक्सला चैपल की संधि 1748 ने किस कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया? तो इस ट्रीटी ने किस कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया था? तो ये था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो समझते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई और इसमें क्या क्या इवेंट रहे। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई? 1740 से 1748 के बीच में। और 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल हो गई। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है इसका कोज क्या था, कारण क्या था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ? तो जब उस टाइम का जो दौर चला था 1740 का, तब जो है यूरोप में जो है वो सभी जो है अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो वहाँ पे यूरोप में लड़ाई चली एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप। तो यूरोप में लड़ाई चली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी बोलते हैं। तो यूरोप में लड़ाई चली। अब देखो यहाँ पे लड़ाई जो है वो यूरोप में चली, लेकिन वहाँ से यूरोप से जो है वो चिट्ठी आती है। यूरोप से एक लेटर आया, खत आया कि जनाब हम जो है लड़ाई में हैं, कि हम सभी लड़ाई में हैं। और जो यूरोप है और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो गई है, तो आप भी अपनी लड़ाई जो है वो शुरू कर दें। तो जो यहाँ पे इंडिया में बैठे थे, इंग्लिश और फ्रेंच जो इंडिया में बैठे थे, उन्होंने जो है वो लड़ाई जो है वो शुरू कर दी। तो यहाँ से जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की जो है लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? जो ड्यूप्ले था, ड्यूप्ले फ्रांस का ड्यूप्ले जो था, ड्यूप्ले ने मद्रास पे अटैक कर दिया। ड्यूप्ले ने मद्रास पे अटैक कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। ड्यूप्ले ने मद्रास को कैप्चर कर लिया अटैक करके, जिसमें मॉरिशस ने ड्यूप्ले की जो है वो हेल्प करी थी। तो उसके बाद के इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश ने हेल्प मांगी किससे? नवाब ऑफ आरकोट जो कि थे अनवरुद्दीन खान। तो अनवरुद्दीन से इंग्लिश ने जो है वो हेल्प मांगी। और फ्रांस ने किससे हेल्प मांगी? साथ में फ्रांस ने हेल्प मांगी चंदा साहिब से। और चंदा साहिब कौन थे? चंदा साहिब थे ब्रदर इन लॉ किसके थे? अनवरुद्दीन के। तो अनवरुद्दीन के ही ब्रदर इन लॉ से
फ्रांस ने मदद मांगी और इंग्लिश ने किससे मदद मांगी, अनवरुद्दीन से। तो उसके बाद क्या हुई, बैटल ऑफ अडयार। इसके बाद हुई बैटल ऑफ अडयार, बैटल ऑफ अडयार। तो बैटल ऑफ अडयार में क्या हुआ कि फ्रांस ने जो है वो डिफीट कर दिया किसको, अनवरुद्दीन खान को। तो फ्रांस ने अनवरुद्दीन खान को डिफीट कर दिया। तो बैटल ऑफ अडयार में अनवरुद्दीन खान को, जो ड्यूप्ले थे फ्रांस के गवर्नर, तो फ्रांस को नेतृत्व कर रहे थे ड्यूप्ले, उन्होंने जो है वो अनवरुद्दीन खान को जो है बैटल ऑफ अडयार में हरा दिया। और 1740 से 1748 के बीच में ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो चलती है। और फिर एक दिन में जो यूरोप से मैसेज आता है कि हमारी जो लड़ाई है जो वो समाप्त हो गई है, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल जो कि 1748 में यूरोप में हो गई है। तो आप भी जो क्या करें कि वॉर को रोक दें। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पे एंड हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जो एक्सले-चैपल है। इस ट्रीटी के मुताबिक जो मद्रास जो है वो इंग्लैंड को जो है वो वापस दे दिया जाता है। जो इंग्लैंड यहाँ पे ड्यूप्ले ने कैप्चर कर लिया था, यहाँ पे पहले ड्यूप्ले ने मद्रास को कैप्चर करा था, वो जो मद्रास है वो इंग्लैंड को वापस दे दिया जाता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस क्या था, देखो जो पहली कार्नेटिक की लड़ाई थी, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, उसकी सिग्निफिकेंस थी एक कि इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। किसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि ये क्या था, आई ओपनर था किसके लिए, यूरोप के लिए। कि जो यूरोप की छोटी सी आर्मी है, स्मॉल आर्मी, यूरोप की छोटी सी आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, जो कि अनवरुद्दीन खान के हैं या जिसके भी हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन पे भारी पड़ रही थी। ऐसा मान सकते हैं कि 5-7 हज़ार सैनिक जो हैं वो 40-50 हज़ार की इंडियन आर्मी के पे जो हैं वो हावी हो रहे हैं। तो ये आई ओपनर था कि जो हमारी डिसिप्लिन्ड आर्मी है वो जो इंडियन आर्मी है उस पर भारी पड़ रही है। और इस कार्नेटिक की लड़ाई में जो नेवी है, नेवी की इम्पोर्टेंस भी यूरोपियंस को समझ आई कि जो लड़ाई है उसमें नेवी की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो चीज़ें उनको समझ आई कि हमारी छोटी सी आर्मी इंडिया की आर्मी पे भारी पड़ रही है, जो कि हमारी छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी है, वो उसको डिसिप्लिन्ड आर्मी मानते हैं। जो हमारी इंडियन आर्मी पे है, सॉरी इंडियन आर्मी मेरे बोलने का मतलब है कि जो मुगल्स की जो आर्मी थी, अनवरुद्दीन की जो आर्मी थी, या जो भी इंडियन आर्मी थी उस टाइम पीरियड में उस पर भारी पड़ रही है। तो ये था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो ये कैसे शुरू हुई, ये हुई ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से, जो कि एंग्लो फ्रेंच वॉर है, यूरोप में लड़ा गया, उससे लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पे ड्यूप्ले जो है वो मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है किसका हेल्प लेती है, इंग्लिश लेती है अनवरुद्दीन की हेल्प, और फ्रांस लेता है चंदा साहिब की हेल्प। चंदा साहिब जो है वो ब्रदर इन लॉ हैं किसके, अनवरुद्दीन खान के। और उसके बाद बैटल ऑफ अडयार होती है। और इसमें क्या होता है कि जो ड्यूप्ले है या फ्रांस जो है वो अनवरुद्दीन को डिफीट कर देती है। और 1748 में जो एक्सले-चैपल है ट्रीटी है वो साइन हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मद्रास जो है इंग्लिश को वापस दे दिया जाता है। और इसमें क्या पता लगा यूरोप को कि हमारी आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से कई गुना बेहतर है, क्योंकि ये थोड़े से ट्रूप्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रूप पे भारी पड़ रहे हैं। तो ये थी ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल, जो कि हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 एंडेड विच वॉर। तो जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है 1754 में, इसने किस युद्ध को समाप्त किया। तो पौंडीचेरी की संधि 1754 ने किस युद्ध को समाप्त किया। तो इसने किया सेकेंड कार्नेटिक वॉर को एंड किया। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के एंड होने के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की जाती है। तो देखते हैं हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या क्या इवेंट रहे। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर लड़ी जाती है 1749 से लेके 1754 तक। तो ये 1749 से 1754 तक चलती है हमारी सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी है
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होती है, बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो लड़ी जाती है। तो इसका हम रीज़न देख लेते हैं पहले कि रीज़न या कोज जो है वो क्यों सेकेंड कार्नेटिक वॉर लड़ी गई। पहली कार्नेटिक वॉर जो है वो प्योरली जो इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से लड़ी गई, लेकिन जो दूसरी है वो क्यों लड़ी गई, उसमें क्या है कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। रीज़न, इन्होंने क्या करा था, इंटरफेरेंस, इन्होंने दखल देनी शुरू कर दी थी किसमें, इंटरनल पॉलिटिक्स में। जो यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें उन्होंने दखल देनी शुरू कर दी थी फ्रांस और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी या जो उसमें कंपनी ने दखल देनी शुरू कर दी थी। इसमें उन्होंने दखल कहाँ दी थी, ये सक्सेशन, मतलब जो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, सक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड आरकोट। हैदराबाद और आरकोट में उन्होंने दखल देनी शुरू करी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उसके आगे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हैदराबाद में, पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में जो हमारे नवाब थे, निज़ाम थे, निज़ाम असफ़ जा, उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम की डेथ हो गई। उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम की डेथ होने के बाद उनका जो सन था, उनका बेटा जो था नासिर जंग, तो नासिर जंग जो है अगला उत्तराधिकारी बनता है हैदराबाद का। लेकिन जो उनका नेफ्यू था, उनका भतीजा कौन था, मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग जो है वो उसको अपोज करता है कि अगला उत्तराधिकारी जो है वो मैं बनूंगा। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में टकरार हो जाती है कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और सेम कहानी यहाँ पे आरकोट में भी पहुँच जाती है कि आरकोट में क्या होता है कि अगला जो सक्सेसर आएगा वो कौन आएगा। तो आरकोट में डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, अनवरुद्दीन नवाब का, जो कि नवाब का बेटा था, और चंदा साहिब में। और चंदा साहिब क्या था, चंदा साहिब कौन था, ये नवाब का सन इन लॉ था, तो यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दो भाइयों के बीच में टकरार हो जाती है। और यहाँ पे अनवरुद्दीन और चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ मतलब जीजा और साला के बीच में यहाँ पे टकरार हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होता है कि आरकोट में जो कि सक्सेशन में मतलब अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए टकरार होती है। तो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है कि तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये स्लाइड डाली थी, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, फ्रेंच इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कार्नेटिक एंड हैदराबाद। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो, फ्रेंच जो है वो किसका साथ देते हैं, चंदा साहिब का और मुजफ्फर जंग का। और ब्रिटिश जो है वो किसका साथ देते हैं, मोहम्मद अली और नासिर जंग का। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन भी लिख लो, एक अनवरुद्दीन या मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली। और यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे जो ब्रिटिश जो है वो उनके बेटों को सपोर्ट कर रहा है, और फ्रेंच जो है वो ये तो सन इन लॉ को और एक नेफ्यू को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश जो है वो मोहम्मद अली और नासिर जंग को सपोर्ट करेगा, और फ्रेंच जो है वो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेगा। उसके आगे जो बैटल है वो आगे प्रोसीड होंगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि
फ्रांस किसके साथ अलायंस बनाता है? फ्रांस, चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग प्लस मुजफ्फरजंग, इनके साथ अलायंस बना लेता है। ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि अनवरुद्दीन को डिफीट कर देते हैं, अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और मार देते हैं। अनवरुद्दीन किल्ड। तो ये कहाँ पे कब मारते हैं इसको? 1749 में अनवरुद्दीन को ये मार देते हैं। फ्रांस और चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग मिलके जो अलायंस बनता है, तो अनवरुद्दीन यहाँ पे डिफीट हो जाता है और मार दिया जाता है 1749 में। उसके बाद क्या होता है कि नासिर जंग है, इसको जो है उसके ही दरबारी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो नासिर जंग किल्ड बाई नोबल। तो नासिर जंग को उसके ही दरबारी द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो उसके बाद इस टाइम पे क्या होता है कि जो ड्यूप्ले की पावर है या जो फ्रेंच की पावर है वो एकदम पीक पे है, कि यहाँ पे दोनों जगह फ्रेंच की जीत हो रही है कि जो हमारा अनवरुद्दीन है उसको भी डिफीट कर दिया और साथ में नासिर जंग है उसको भी मार दिया गया। तो यहाँ पे ड्यूप्ले की पावर है जो कि फ्रांस की पावर जो है वो एकदम पीक पे है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट, उसके बाद जो कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलने लगती हैं और आगे क्या क्या होता है कि जो अनवरुद्दीन का बेटा है, अनवरुद्दीन का बेटा कौन है? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो है वो इंग्लैंड के पास जाता है, इंग्लिश के पास जाता है और ये बोलता है कि मेरी सपोर्ट करो और मुझे आरकोट जो है वो वापस चाहिए, उनको आरकोट वापस चाहिए। उसके लिए वो इंग्लिश की जो मदद जो है वो मांगता है। और यहाँ पे क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बहुत ही ब्रेव आदमी थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जो आरकोट है उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं और इसको ब्रेवली डिफेंड भी कर लेते हैं 50 दिन के लिए। तो 50 दिन के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आरकोट को डिफेंड कर लेते हैं और इसी बीच जो है वो चंदा साहिब जो है वो मारा जाता है, चंदा साहिब किल्ड। तो इसी बीच चंदा साहिब जो है वो मारा जाता है, कहाँ पे? तांजौर में। चंदा साहब की तांजौर में डेथ हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी समय जो है वो फ्रांस के कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो देखते हैं कि जो फ्रांस जो है वो वहाँ पे ट्रेड करने गया है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और जिससे जो है वो फ्रांस की पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत निंदा होती है। तो इसी बीच जो फ्रांस है वो ड्यूप्ले को बुला लेते हैं, ड्यूप्ले को रिकॉल कर लेते हैं कि आप जो है वो वहाँ पे ट्रेड करने गए हो और आप वहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या लड़ाइयाँ कर रहे हो। तो जो चंदा साहिब है वो तांजौर में मारे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को और जो आरकोट का नवाब है उसको, जो मोहम्मद अली है उसको आरकोट का नवाब जो है वो बना दिया जाता है और ड्यूप्ले को बुला लिया जाता है। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो समाप्त हो जाती है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है वो साइन कर दी जाती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन कर दी जाती है। तो इसमें देखो सीरीज ऑफ इवेंट क्या क्या हुए कि पहले क्या हुआ, यहाँ से चले हम कि ये कहाँ से शुरू हुई। जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू किया। जो कि क्या दखल था कि अगला उत्तराधिकारी हैदराबाद और आरकोट का कौन बनेगा। तो हैदराबाद में निज़ाम असफ़ है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके सन नासिर जंग गद्दी संभालते हैं, लेकिन उनके नेफ्यू जो हैं, भतीजे जो हैं मुजफ्फर जंग अपोज करते हैं। सेम कहानी आरकोट में चलती है कि चंदा साहिब
और अनवरुद्दीन के बीच में टक्कर हो जाती है कि अगला नवाब कौन बनेगा। और फ्रांस, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग तीनों मिल जाते हैं और इंग्लिश किसको सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश करते हैं मोहम्मद अली और नासिर जंग को। मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन खान और नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं। और इसी में क्या होता है कि ड्यूप्ले अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है जब अनवरुद्दीन मारा जाता है और नासिर जंग को भी उसके दरबारी द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद अली जाता है और इंग्लैंड से हेल्प मांगता है और इंग्लैंड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर लेता है आरकोट को और डिफेंड करता है 50 दिन तक। उसके बाद चंदा साहिब जो है तंजौर में मारा जाता है, ड्यूप्ले को बुला लिया जाता है और मोहम्मद अली जो है उसको आरकोट का नवाब बना दिया जाता है और उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। तो ये था सेकंड कार्नेटिक वॉर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन दी बैटल ऑफ वोंडीवॉश 1760 क्या हुआ था, कि वोंडीवॉश के युद्ध 1760 में क्या हुआ था। अच्छा, बैटल ऑफ वोंडीवॉश करने से पहले हम हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो गया, सेकंड कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो गया। अब हम थर्ड कार्नेटिक वॉर भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर कब हुआ था, 1758 से लेके 1763 तक थर्ड कार्नेटिक वॉर चला था। इसका रीज़न क्या था, फिर से वही इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई, जो कि 7 ईयर वॉर छिड़ गया था यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जो कि 1756 से 1763 तक चला। तो यूरोप में 7 साल का वॉर जो चला था, वही वॉर जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर के रूप में इंडिया में उभरता है। तो यहाँ पे वॉर चलता है और चिट्ठी आती है कि हमारा जो है युद्ध शुरू हो गया है, आप भी युद्ध जो है वो शुरू कर दें। तो यहाँ पे फिर से वही युद्ध शुरू होता है वैसे ही। और होता क्या यहाँ पे, स्टार्टिंग में जो है थोड़ा फ्रांस जो है वो लीड में रहता है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसके बाद जो है इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड जो है वो फ्रांस को डिफीट कर देता है और जो बंगाल से वो है भगा देता है, बंगाल से फ्रेंच को एक्सपेल कर देता है। और इसके बाद क्या होता है कि सर आयरकूट इंग्लैंड की तरफ से किसको डिफीट कर देते हैं, ये कर देते हैं फ्रांस की तरफ से काउंट डी लैली, जो फ्रांस के मिलिट्री गवर्नर थे काउंट डी लैली, उनको सर आयरकूट हरा देते हैं। कहाँ पे हराते हैं, ये हराते हैं, इनके बीच में कौन सी बैटल होती है, इनके बीच में होती है बैटल ऑफ वोंडीवॉश। तो बैटल ऑफ वोंडीवॉश में सर आयरकूट काउंट डी लैली को हरा देते हैं, ये होती है 1760 में। तो इसमें इंग्लैंड की जीत हो जाती है और इंग्लैंड क्या कहता है, कैप्चर कर लेता है किसको, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी को इंग्लैंड कैप्चर कर लेता है और ये वॉर ख़त्म होती है किसके साथ, ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। वॉर ख़त्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 को साइन की जाती है। इसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे फ्रांस को या फ्रेंच को अलाउ किया जाता है कि आप अपनी फैक्ट्री को यहाँ पे रिटेन कर सकते हो, कि फैक्ट्री को आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका मिलिट्री का एक्सपेंशन नहीं होगा। यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंशन पे रोक लगा दी जाती है, कि फ्रांस को अलाउ कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फैक्ट्री भी कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, फैक्ट्री होगी 2 जगह में, पौंडीचेरी में इनको जगह दे दी जाती है और चांदरनागौर। तो फ्रांस को अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपनी फैक्ट्री
पौंडीचेरी और चांदरनागौर में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो फर्दर कोई मिलिट्री एक्सपांशन नहीं कर सकते। इससे होता क्या है कि फ्रांस की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, फ्रेंच पावर डिमोलिश्ड, मतलब जो फ्रेंच की पावर है, जो फ्रांस की पावर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से इवेंट हुए? जो हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर था, इसमें क्या हुआ कि सर आर्कवुड ने डिफीट कर दिया काउंट डी लैली फ्रांस को बैटल ऑफ वोल्डिवोश में और कैप्चर कर लिया मसूलीपट्टनम और पौंडीचेरी। उसके बाद ट्रीटी साइन की गई 1763 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इसमें क्या कहा गया कि फ्रांस को अलाउ कर देते हैं फैक्ट्री रखने के लिए पौंडीचेरी और चांदरनागौर में, लेकिन ये फर्दर कोई भी मिलिट्री एक्सपांशन नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ कि फ्रांस की जो पावर है वो ख़त्म हो गई। तो ये थी हमारी थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन क्या है? इन द बैटल ऑफ वोल्डिवोश। तो बैटल ऑफ वोल्डिवोश में क्या हुआ? जो ब्रिटिश है उसने क्या किया? डिफीट कर दिया फ्रेंच को। द ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। 1760 में बैटल ऑफ वोल्डिवोश जो है वो लड़ी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द थर्ड वॉर ऑफ कार्नेटिक एंडेड बाई विच ट्रीटी। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो किस ट्रीटी से एंड हुआ? ये हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब की गई? 1763 में। तो आपको मैंने कहानी बता दी कि कैसे कैसे इवेंट हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। तो जो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और जिसको हेड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और नवाब ऑफ बंगाल के साथ लड़ी गई 1757 में। तो नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उस टाइम? तो नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हेड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें किसकी विक्ट्री हुई थी, किसकी जीत हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो कंपनी थी वो दस्तक का मिसयूज़ कर रही थी और इसका एक इमीडिएट कॉज था कि दस्तक का मिसयूज़ जो है वो बहुत टाइम से कंपनी कर रही थी, जिसका गुस्सा उनके दिल में था, जो नवाब थे उनके दिल में था। लेकिन उसका जो इमीडिएट रिएक्शन क्यों आया बैटल ऑफ प्लासी, मतलब युद्ध लड़ने का? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही थी? अपने किले को फोर्टिफाई कर रही थी, उसके आगे मोट बना रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? मोट बना रही थी। मोट का मतलब होता है कि जैसे ये किला है, किले के साइड में ऐसे गहरी खाई खोदना और वहाँ पे पानी डाल देना ताकि इमीडिएटली कोई भी आक्रमण ना कर सके। तो इससे सिराजुद्दौला को लगा कि वो अपनी जो है वो अपना रूल करने के लिए ऐसा सब कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो सिराजुद्दौला ने उनकी फैक्ट्री जो है वो सीज़ कर ली। उसकी फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कासिम बाज़ार में और फोर्ट विलियम को क्या कर लिया? सीज़ कर लिया। और इसी बीच क्या हुई? एक हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी या ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला है उन्होंने कंपनी के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? काल कोठरी। तो काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें एक काल कोठरी में मतलब एक कमरे में 146 लोग इकट्ठे डाल दिए गए और इसमें से 123 लोग जो है वो घुटन से ही मर गए। तो ये जो है इसको सभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बढ़ा चढ़ा कर बताया गया कि ऐसे ऐसे इसको इन्होंने इतनी बर्बरता की, इतनी क्रूरता हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम करने वाले हैं उनके साथ की। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी थी। तो इसके बाद क्या हुआ? ये सब होने के बाद जो बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने जो है वो उन्होंने फैक्ट्री को फिर से छुड़वा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है नवाब के कुछ जो मंत्री थे उन्होंने नवाब के साथ धोखा किया और
रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कुछ मंत्रियों के साथ मिलके, नवाब के सिराजुद्दौला के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ मिलके उनको धोखा दिया, नवाब को धोखा दिया और उनके खिलाफ साजिश रची, जिसमें क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो कि सिराजुद्दौला के साइड में रहे, उनकी वफादारी उन्होंने निभाई सिराजुद्दौला की, और कुछ मंत्री जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गए और उनके बीच में हो गई बैटल ऑफ प्लासी। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हो गई, और ये प्लासी जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध जो है वो हो गया। प्लासी जो है वो गांव है हुगली नदी के किनारे, तभी इसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हो गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गया, और यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या बन गया, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर बन गया। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला है उसने कासिम बाज़ार और फोर्ट विलियम को सीज़ कर लिया। उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, उसके बाद सिराजुद्दौला के मिनिस्टर्स ने उसके साथ धोखा किया और बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, और उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव की उपाधि जो है वो क्या दे दी गई, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर ऑफ बंगाल। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, ये रहा 1757 से लेके 1760 तक। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर was fought between forces under command of British East India Company led by Hector Munro and combined armies of। तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कमान वाले सेनाओं और निम्नलिखित की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। तो जो बक्सर का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया, हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड आर्मी किस किस की थी, तो ये थी मीर कासिम शाह आलम, मीर कासिम मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, और सुजाउद्दौला ऑफ अवध। तो अवध के सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी वर्सेस हेक्टर मुनरो, ये थी बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई, 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई 1764 में, और ये किसके बीच में लड़ी गई, ये लड़ी गई हेक्टर मुनरो और तीन लोग थे, मीर कासिम, शाह आलम II और सुजाउद्दौला, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी वर्सेस हेक्टर मुनरो। और इस लड़ाई में हेक्टर मुनरो के 7000 ट्रूप जो हैं वो भारी पड़े थे। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी के 40,000 प्लस के ट्रूप्स में हेक्टर मुनरो की 7000 की आर्मी जो है इन पे भारी पड़ी, और हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया। तो आप याद रखें कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुई, और किसके बीच में हुई, हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम, शाह आलम II और सुजाउद्दौला ऑफ अवध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्परर शाह आलम II ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो कब दी, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, तो ये दी गई 12 अगस्त 1765 को। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो यहाँ पे बैटल हुई हेक्टर मुनरो की मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम II और सुजाउद्दौला में, तो हेक्टर मुनरो यहाँ पे विजेता रहा। और उसके बाद क्या हुई,
ट्रीटी करी गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? 12 अगस्त 1765। तो 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी गई। इसमें क्या हुआ कि दीवानी दी गई। शाह आलम टू ने क्या करा कि जो शाह आलम टू को दीवानी देनी पड़ी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को, और शाह आलम के ऊपर फाइन भी लगाया गया। कितने का? 5 मिलियन रुपीज़ का। 5 मिलियन रुपीज़ का फाइन जो है वो शाह आलम द्वितीय को लगाया गया। तो ये थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है विच ट्रीटी एंडेड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो किसकी ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ? तो ये हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो ख़त्म हुआ। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन करी गई? 17 मई 1782 को। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब करेगी? 17 मई 1782 को। और ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या हुआ कि शांति हो गई, पीस फॉर कितने साल के लिए? लगभग 20 साल के लिए शांति हो गई ट्रीटी ऑफ सालबाई से। तो ये कब हुई? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। तो पहले अब जान लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ा गया? 1775 से लेके 1782 तक ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। तो इसके कोज क्या थे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के क्या कोज थे? तो यहाँ पे कोज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट क्या क्या हुए कि जो पेशवा था, पेशवा नारायण राव था। यहाँ पे पेशवा था नारायण राव, जो कि अभी यंग था नारायण राव। इसकी जो है इसको जो इसका मर्डर कर दिया गया किसके द्वारा? जो नारायण राव पेशवा था इसका मर्डर कर दिया इसके ही अंकल ने, जिनका नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव नारायण राव का अंकल था, जिन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी, ये सोच के कि जो सत्ता है वो रघुनाथ राव को मिल जाएगी। और ये हत्या उन्होंने करी 1773 में। तो उन्होंने 1773 में नारायण राव की हत्या कर दी, ये सोच के कि उनको जो है सत्ता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो नाना फडणवीस थे, उन्होंने क्या किया कि सत्ता का उत्तराधिकारी किसको बना दिया? नाना फडणवीस। और 11 मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी, 11 मिनिस्टर्स की काउंसिल, इसको हम बोलते थे बार भाई काउंसिल बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया एम्परर? इन्होंने जो पेशवा है नारायण राव के बेटे माधव राव टू, उनको पेशवा बना दिया। माधव राव टू, जो कि अब अभी तक बहुत छोटे बच्चे थे, उनको पेशवा घोषित कर दिया। और यहाँ से जो रघुनाथ राव रघोबा बोलते हैं इनको। तो रघुनाथ राव जो है वो भाग के कहाँ चले गए? रघुनाथ राव भाग गए कहाँ पे? सूरत में। और इन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके इंग्लैंड के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत की। अब तक देखो जो भी ट्रीटी हो रही थी वो लड़ाई होने के बाद हो रही थी, लेकिन ये पहली ट्रीटी थी जो कि लड़ाई होने से पहले हुई। तो ये क्या थी? वॉर कॉजिंग ट्रीटी थी। तो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की 1775 में किसके साथ? ब्रिटिश जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को लगा कि अब उनका वक्त आ गया है और उनको जो है वो सत्ता हासिल हो सकती है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इन्होंने इस ट्रीटी में क्या कहा कि मैं आपको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बसई और सालसटी दे दूंगा, बदले में क्या चाहिए उसे, बदले में उसे क्या बनना है, पेशवा बनना है, बदले में उसे पेशवा बनना है, और वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बसई और सालसट दे देगा। तो ये हुई ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत यहाँ पे 1775 में करी गई रगोवा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तब जो है गवर्नर जनरल बन चुके थे कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वो मराठा से ऐसे ही दुश्मनी क्यों मोल लेंगे। मराठा तब जो है वो बहुत बड़ी पावर माना जाता था। तो वो गवर्नर जनरल इसके जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इसके पक्ष में नहीं थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उनके अधीन आती थी। तो उन्होंने क्या करा, इसके काउंटर में ट्रीटी साइन कर दी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में साइन कर दी, जिसमें क्या करा इन्होंने, इसमें उन्होंने कहा, ये ट्रीटी साइन करी पेशवा के साथ, मतलब पेशवा की तरफ से नाना फडणवीस ने साइन करी कि उन्होंने कहा कि हमारे जो रिलेशन है वो ट्रेड वाले ही रहेंगे, हमारे जो रिलेशन है वो ट्रेड तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर करके उनके साथ सिर्फ जो है ट्रेड के रिलेशन रखें। तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्होंने रघुनाथ राव को या बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बढ़ावा दे दिया और उन्होंने क्या है, रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। और इसके बाद बैटल होती है, जिसमें इसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देना। तो उसके बाद मराठा और इनके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पे मराठा की विक्ट्री हो जाती है, मराठा विक्ट्री। और यह कहाँ पे होती है, वाड़गांव में। और ये किसको डिफीट कर देते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ये डिफीट कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पे डिफीट हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर महाड़जी सिंधिया जो है वो मराठा को लीड करते हैं और महाड़जी सिंधिया को इंग्लिश जो है वो डिफीट कर देती है ग्वालियर में। महाड़जी सिंधिया भी आक्रमण कर देते हैं, सिंधिया मराठा की तरफ से आक्रमण कर देते हैं। और लेकिन इनको इंग्लिश जो है वो डिफीट कर देती है, इंग्लैंड जो इसको डिफीट देम। तो इंग्लैंड जो है इनको डिफीट कर देती है, कहाँ पे, ग्वालियर में। ग्वालियर में नहीं, नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास इनको डिफीट कर देते हैं। और ग्वालियर के पास कहाँ पे डिफीट होते हैं, ये सालवाई के पास डिफीट होते हैं। और यहाँ पे साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई कब साइन की जाती है, ये की जाती है 1782 में। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई में क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ सालवाई में कहा जाता है कि रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर देते हैं, रघुनाथ राव सीन से ही गायब कर देते हैं इसको, रघुनाथ राव पेंशन ऑफ। और जो माधव राव है, जो माधव राव फडणवीस ने जो जिसको पेशवा बनाया था, उसको इंग्लिश भी पेशवा एक्सेप्ट कर देती है, इंग्लिश एक्सेप्ट करती है उसको एज पेशवा, इंग्लिश को एज पेशवा एक्सेप्ट कर लेती है। और जो बसई और सालसटी है वो उसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंग्लैंड जो है वो रख लेती है। बसई एंड सालसट ये किसके पास चले जाते हैं, ये इंग्लैंड के पास चले जाते हैं। और एक और बात कही जाती है इस ट्रीटी में कि जो मराठा जो है वो अग्री कर देते हैं इंग्लैंड की हेल्प करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए, मैसूर को काउंटर करने के लिए। तो मैसूर के अगेंस्ट अगर
कोई बैटल लड़नी होगी तो मराठा जो है वो इंग्लैंड की हेल्प करेंगे। तो इस ट्रीटी के बाद, ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद 20 साल के लिए कोई भी एंग्लो मराठा वॉर नहीं होता है। तो मराठों के बीच में यहाँ पे 20 साल के लिए पीस जो है वो, शांति जो है वो बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट हुए वो पूरे देख लेते हैं हम। कि पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1775 से 1782 के बीच में चलता है। कॉज क्या थे इसकी, जो नारायण राव पेशवा हैं उनका मर्डर हो जाता है उनके अंकल द्वारा, जो कि रघुनाथ राव थे 1773 में। उसके बाद नाना फडणवीस और 11 मिनिस्टर, जिनको हम बारवाई काउंसिल कहते हैं, वो माधव राव को अगला पेशवा बना देते हैं। और रघुनाथ राव जो है वो भाग के सूरत चले जाते हैं। सूरत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं, जिसमें बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बसई और सैलसिटी दे देंगे, बदले में उनको पेशवा बना दिया जाए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पसंद नहीं आता है, तो वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हमारे रिलेशन प्योरली ट्रेड वाले ही रहेंगे। और लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बढ़ावा देते हैं, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देती रहती है। उसके बाद क्या होती है, बैटल होती है, जिसमें मराठा की विक्ट्री हो जाती है वाड़गांव में, जो डिफीट कर देते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। लेकिन महाराजी सिंधिया भी ग्वालियर से लीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिशों ने डिफीट कर देती है और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की जाती है 1782 में। उसके बाद उसमें क्या कहा जाता है कि रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया जाता है। माधव राव जो है वो उसको इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेती है एज पेशवा, और बसई और सैलसिटी इंग्लैंड के पास चला जाता है। और अगर मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होगी तो उसमें मराठा जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी होती है, ये होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का मेन रीज़न क्या था, ये था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का मेन रीज़न था सब्सिडरी अलायंस। तो देखते हैं सब्सिडरी अलायंस किसने चलाया था, रिचर्ड वेलेस्ली। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस चलाया था, जिसमें कहा गया था कि आप जो है वो सेना में हमारे ट्रूप्स को रखिए, और जो आप जो है वो मतलब जो आपकी मिलिट्री जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगी, और आप बाहर किसी के साथ भी एक्सटर्नल कोई रिलेशन नहीं रख सकते। ये थी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। तो जो रिचर्ड वेलेस्ली हैं वो सभी को सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के लिए कह रहे थे। और इसी बीच क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट हुए, तो इसी बीच क्या क्या इवेंट हुए वो देखते हैं हम। कि जो मराठास है उनके बीच में क्या थी, फाइट चली थी। क्या फाइट चली थी, जो पेशवा थे, जो पेशवा हैं, पेशवा बाजीराव, इन्होंने क्या करा, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि इन्होंने जसवंत राव के ब्रदर की हत्या कर दी। तो जसवंत राव होलकर के ब्रदर की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जसवंत राव ने क्या करा, इसके बाद जसवंत राव ने पेशवा और सिंधिया पे अटैक किया। मतलब जसवंत राव ने अटैक करा, जिसमें पेशवा एंड सिंधिया जो थे साथ में थे, लेकिन जसवंत राव ने इन्होंने इन दोनों को डिफीट कर दिया। कहाँ पे, पूना में, डिफीटेड एट पूना। तो पूना में जसवंत राव ने पेशवा और सिंधिया को डिफीट कर दिया। तो पेशवा भाग के कहाँ गए, इंग्लैंड के पास गए। पेशवा भाग के इंग्लैंड के पास गए थे, इंग्लैंड के पास,
इंग्लैंड के पास कहाँ पे, बसई में। तो बसई में जो इंग्लैंड थे वहाँ पे पेशवा पहुँचे, तो पेशवा ने वहाँ पे साइन करी ट्रीटी ऑफ बसई। ट्रीटी ऑफ बसई साइन की, ये कब साइन हुई, 1802 में। तो 1802 में ट्रीटी ऑफ बसई साइन की। तो यहाँ पे ये ट्रीटी ऑफ बसई क्या थी, ये थी सब्सिडरी अलायंस। तो जो पेशवा है वो सब्सिडरी अलायंस उन्होंने साइन कर ली। इसके बाद जो है वो गायकवाड़ थे, उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि जो मराठा के चीफ थे, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि उनके पेशवा ने, जो मराठा के चीफ थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके जो पेशवा हैं वो सब्सिडरी अलायंस में हैं, वो किसी के अधीन आ गए हैं, सब्सिडरी अलायंस में हैं। तो ये मराठा चीफ्स को पसंद नहीं आई बात कि उनका पेशवा जो है वो ऐसी बेकार सी ट्रीटी भी साइन कर सकता है। तो क्या हुआ, सिंधिया और भोसले भी जो हैं वो लड़ाई में कूद पड़े। तो सिंधिया एंड भोसले जो है लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन इनको भी डिफीट कर दिया इंग्लैंड ने। तो डिफीटेड बाय इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने इनको डिफीट कर दिया किसमें, बैटल ऑफ असाई में। तो यहाँ पे क्या हुई, बैटल ऑफ असाई। तो इसमें सिंधिया और भोसले जो है वो डिफीट हो गए और इन्होंने भी ट्रीटी जो है वो साइन कर ली। तो भोसले के साथ सिंधिया के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। ये ट्रीटी किसके साथ साइन की गई, 1803 में ये साइन की गई। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव साइन की गई सिंधिया के साथ, और ये थी सब्सिडरी अलायंस। और ट्रीटी ऑफ देवगांव किसके साथ साइन की गई, ये भी 1803 में साइन की गई। किसके साथ साइन की गई, ये की गई भोसले के साथ साइन की गई। ये भी थी सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव और ट्रीटी ऑफ देवगांव जो है वो सिंधिया और भोसले के साथ साइन की गई। उसके बाद बचा फील्ड में कौन बचा था इसके बाद, होलकर। तो होलकर जो है वो ब्रेवली लड़े और वो भी डिफीट कर दिए गए और उनके साथ ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो ये किसके साथ की जाती है, ये होलकर के साथ। तो होलकर भी यहाँ पे डिफीट कर दी जाते हैं, इनके साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन कर दी जाती है, जो कि सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी है। तो इसी के साथ क्या होता है कि सभी के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है और पेशवा को फिर से पेशवा बना दिया जाता है और फिर से वैसे ही मराठा को सबका जो है साम्राज्य दे दिया जाता है। लेकिन वो सभी क्या हैं, इंग्लैंड के अंडर बंधे हैं सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या सारे इवेंट हुए कि पहले क्या है, रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा सबको कि सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करो। फिर पेशवा बाजीराव ने जसवंतराव होलकर के ब्रदर की हत्या कर दी, उनके भाई की हत्या कर दी, ठीक है। फिर जसवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया पर अटैक किया, उनको डिफीट कर दिया पूना में। और जो पेशवा है वो भाग के कहाँ गए, इंग्लैंड के पास गए, बसई में, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसई हुई। या ये भी जो है ट्रीटी वॉर कॉजिंग ट्रीटी है, सब्सिडरी अलायंस हुई यहाँ पे। और गायकवाड़ ने भी सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर ली। लेकिन जो मराठा की चीफ बचे थे सिंधिया, भोसले और होलकर, उन्होंने जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके पेशवा जो है वो सब्सिडरी अलायंस में आ गए हैं। तो सिंधिया और भोसले ने भी लड़ाई लड़ी, फिर सिंधिया और भोसले को डिफीट कर दिया गया बैटल ऑफ असाई में। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव हुई, किसके साथ, सिंधिया के साथ, देवगांव हुई भोसले के साथ। आप इन सभी को याद रखें कि ट्रीटी ऑफ बसई किसके साथ हुई, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव किसके साथ हुई, देवगांव किसके साथ हुई और राजपुर घाट किसके साथ हुई। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी मिल सकता है, जैसे एमसीक्यू नहीं,
मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे सूर्यर्जन गांव देवगांव दे दी और सामने सिंधिया भोंसले होलकर दे दिया, तो वैसे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो बैटल ऑफ वसाई हुई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ जो इंग्लैंड है उसने डिफीट कर दिया सिंधिया और भोंसले को, और सिंधिया के साथ आई ट्रीटी ऑफ सूर्यर्जन गांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव भोंसले के साथ, उसके बाद होलकर लड़े और उनके साथ क्या करी गई, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होलकर के साथ। तो आप इन सभी को याद कर लें। तो ये है सारा जो सीरीज ऑफ इवेंट कैसे कैसे हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल, तो ये किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में लड़ा गया। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है लड़ा गया, वो लड़ा गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या इवेंट हुए। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की कॉज क्या थे। एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मतलब उनका जो है दबदबा बहुत ज़्यादा था, उनका जो टाइट कंट्रोल था, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था किस पे, पेशवा पे। जो पेशवा बाजीराव थे उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस टाइम क्या हुआ, ये तो था जो पेशवा के दिल में दर्द भरा था कि उनके ऊपर जो है वो टाइटली कंट्रोल करा जा रहा है। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था लड़ाई होने का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या कर रही थी, कैंपेन कर रही थी किसके लिए, जो वहाँ पे जब वो ट्रेड करने जाते थे तो वहाँ पे डाकू लुटेरे होते थे जिनको हम पिंडारी कहते थे, वो जिनको पिंडारी कहते थे, पिंडारी। तो वो पिंडारी कैंपेन चला रहे थे। लेकिन पेशवा ने क्या समझा कि ये सब कुछ जो कैंपेन चला रहे हैं, जो जितने भी ट्रूप्स आ रहे हैं वो पेशवा को हटाने के लिए आ रहे हैं, पेशवा को हटाने के लिए आ रहे हैं। तो पेशवा ने क्या करा, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो पेशवा ने इसको देख के क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। और इसके साथ इन्होंने पेशवा के साथ भोंसले और होलकर भी ज्वाइन कर गए। तो भोंसले, होलकर और पेशवा मिलके जो है वो इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन जो है इंग्लैंड ने इनको जो है वो डिफीट कर दिया, पेशवा को डिफीट कर दिया। और पेशवा को क्या किया, उन्होंने पेंशन ऑफ कर दिया। तो ये थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये इतनी सी थी कि उन्होंने पिंडारी के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, लेकिन पेशवा ने समझा ये उनके लिए है। भोंसले होलकर ने ज्वाइन किया, लेकिन इंग्लैंड ने उनको डिफीट करके पेंशन ऑफ कर दिया। तो ये था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और इसको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को पिंडारी वॉर भी कहते हैं, पिंडारी वॉर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो किसके साथ एंड हुआ, तो ये हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई, 1769 में। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो एंड हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ, ये हुआ 1767 से 1769 तक। तो 1767 से 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसका कॉज क्या था, हुआ क्यों, इसका कॉज था कि जो हैदर अली था वो चाहता था क्या करना, ब्रिटिशर्स को भगाना, कि ब्रिटिशर जो हैं वो साउथ इंडिया से भाग जाएं। लेकिन ब्रिटिशर क्या चाहते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, कि वो एक्सपेंड करना चाहती थी, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहती थी। और हैदर अली क्या चाहता था कि जो ब्रिटिश है वो साउथ इंडिया से चले जाएं। तो यहाँ पे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ मिलके, मराठा के साथ मिलके और निज़ाम के साथ मिलके ट्रिपल अलायंस बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निज़ाम, इनके साथ ट्रिपल अलायंस बनाया और अटैक कर दिया किस पे, मैसूर पे। अटैक किया इन्होंने मैसूर पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निज़ाम ने अटैक किया मैसूर में और वॉर जो है वो शुरू हो गई।
लेकिन यहाँ पे वॉर के बीच में क्या हुआ कि हैदर अली ने सडनली अटैक कर दिया। कहाँ पे? मद्रास में उसने सडनली अटैक करा और उसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे हैदर अली ने सडनली मतलब एकदम से मद्रास में अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि हैदर अली ने इंग्लैंड की यहाँ पे डिफीट हो जाती है और हैदर अली इंग्लैंड के साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास कर लेता है, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग थी। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या कहता है, यहाँ पे डिफेंसिव अलायंस किया जाता है कि जब भी मैसूर पे कोई अटैक करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैसूर को बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक होती है, ह्यूमिलेटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कि हैदर अली चाहता था कि इंग्लिश यहाँ से भाग जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी एक्सपैंड करना। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा निज़ाम ने अटैक किया मैसूर पे, लेकिन हैदर अली ने एकदम से मद्रास पे अटैक करके इसको कैप्चर कर लिया और इंग्लैंड को डिफीट कर दिया। यहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत शर्मनाक थी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो किसके साथ एंड हुआ? ये हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। तो देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, इसका कॉज क्या था पहले। यहाँ पे क्या हुआ, जो 1769 में जो ट्रीटी ऑफ मद्रास करी गई थी, जब डिफेंसिव अलायंस किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर को बचाने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन जब 1771 में मराठा ने मैसूर पर अटैक किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसूर को बचाने नहीं आई। तो ये जो है वो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया मैसूर में कि जो इंग्लिश जो है वो चीटर होते हैं, उन्होंने ट्रीटी का पालन जो है वो नहीं किया। इसके लिए एक टर्म भी है, अल्बियंस परफिडी, मतलब जो इंग्लैंड जो है वो या जो इंग्लिश जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो चीट करते हैं, ये जो ट्रीटी है वो उनका पालन नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्बियंस परफिडी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनको बचाने नहीं आई। और उसके बाद क्या इवेंट हुआ कि 1780 में जहाँ से मैसूर का जो बहुत फ़ायदा होता था उस पोर्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फ्रेंच पोर्ट था वो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया माहे को। माहे क्या था? फ्रेंच पोर्ट था। तो इससे जो है वो हैदर अली को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने उनके पोर्ट को भी कैप्चर कर लिया और साथ में उनको बचाने के लिए भी नहीं आए। तो उसके बाद क्या हुआ, हैदर अली ने अटैक किया। तो हैदर अली ने क्या किया, कैप्चर कर लिया किसको? आरकोट को। तो हैदर अली ने आरकोट को कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में किसके द्वारा डिफीट हो गए हैदर अली? सर आयरकूट द्वारा। सर आयरकूट ने हैदर अली को डिफीट कर दिया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो हैदर अली डाइड इन 1782। उसके बाद जो लड़ाई है वो किसने जारी की? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने ये लड़ाई जो है वो आगे जारी की। लेकिन जो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ये ऑलमोस्ट एक स्टेलमेट पे रहा। यहाँ पे क्या हुआ कि ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे हार किसकी हुई?
ब्रिटिश की हुई। साइकोलॉजिकली यहाँ पे ब्रिटिश की हार हुई। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कि पहले तो जो मराठा ने मैसूर पे अटैक किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको बचाने के लिए नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका जो फ्रेंच पोर्ट था माहे उसको भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो है हैदर अली ने आरकोट को कैप्चर किया, लेकिन आरकोट ने जो है वो उनको डिफीट कर दिया। और हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान ने इस जंग को जारी रखा। तो ये था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। बढ़ते हैं आगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 वॉज फॉट बिटवीन होम। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो किसके बीच में लड़ा गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या क्या हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792। तो इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने पहले खुद को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने क्या करा, टीपू सुल्तान उन्होंने अटैक कर दिया कहाँ पे, त्रावणकोर में। तो टीपू सुल्तान अटैक्ड त्रावणकोर। तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर में अटैक कर दिया और वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। तो और यहाँ पे किसके बीच में लड़ी गई है, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। और कॉर्नवालिस ने डिफीट कर दिया किसको, टीपू सुल्तान को। तो कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। कहाँ पे हराया, श्रीरंगपट्टनम में। तो श्रीरंगपट्टनम में कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। और कौन सी ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की गई 1792 में। इसमें क्या कहा गया कि टीपू सुल्तान का या मैसूर का जो आधा साम्राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा, इन तीनों ने बांट लिया। आधा साम्राज्य इन तीनों ने बांट लिया। और वॉर की जो कॉस्ट आई वो सारी टीपू सुल्तान को लौटानी थी। 3 करोड़ रुपए जो है वो टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटाने थे। जो वॉर में जो भी लॉस हुआ उसके लिए वॉर इंडेमनिटी जो है वो उसको देनी थी। और इसके लिए जो है उन्होंने टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंदी बना लिया कि अगर आप उसको 3 करोड़ पूरा इंस्टॉलमेंट में देते हैं तभी इन दोनों बेटों को छोड़ा जाएगा। तो इन दोनों बेटों को बंदी बना लिया। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने अटैक किया त्रावणकोर में, कॉर्नवालिस ने डिफीट कर दिया टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई। और उसके बाद टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य चला गया, 3 करोड़ रुपए देने पड़े और दोनों बेटे भी बंदी बना लिए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि थर्ड एंग्लो मैसूर किसके बीच में हुई थी। तो ये हुई थी टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि ज़मींदारी सिस्टम था वो कब शुरू किया गया था, तो वो किया गया था 1793 में। तो 1793 में इसको शुरू किया गया था। ज़मींदार इसमें ज़मीन का मालिक होता था और इसको फिक्स टैक्स जो है वो ब्रिटिश को देना पड़ता था। तो ये कब शुरू हुआ, 1793 में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडरी अलायंस को पहले किसने एक्सेप्ट किया, तो ये किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था 1798 में। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस MCQs। तो हमने एंग्लो मैसूर वॉर तक कवर कर लिया है। तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब